राहुल और आयशा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में पाकिस्तानी आर्मी की रेड पड़ चुकी थी और लेखा घर से गायब थी। राहुल ने टेंशन से आयशा की तरफ देखकर कहा, लेखा घर पर नहीं तो वो कहां गई होगी? उसे तो इस नए शहर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना बोलकर राहुल बाहर की तरफ जाने लगा। आयशा ने उससे पूछा, अरे 1 मिनट रुको, बाहर कहां जा रहे हो तुम? राहुल ने कहा, लेखा को ढूंढने। और अचानक से राहुल ने वहां से दौड़ लगा दी। उसे लेखा की फिक्र हो रही थी, लेकिन आयशा को राहुल की फिक्र थी, इसलिए वो भी उसके पीछे भागी। आयशा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लेखा कहां गई होगी। राहुल के पीछे भागते हुए वो सोच रही थी कि इस अनजान शहर में हम कहां ढूंढेंगे उसे। ढूंढने का यह सिलसिला दोनों तरफ चल रहा था। अलौकिक शक्ति वाले लोग अब अपनी शक्तियों को नहीं बल्कि अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। कोई प्यार के लिए उन्हें ढूंढ रहा था तो कोई अपना सामान वापस लेने के लिए। मास्टर अपने अजंता के घर पर कुर्सी में बैठा हुआ बोल रहा था, थोड़ा सा राइट, बस हल्का सा लेफ्ट में, हाँ इसी रास्ते चलते जाओ। मास्टर के उस घर से हजारों किलोमीटर दूर भारत के ही एक दूसरे शहर में मास्टर के चूहे पहुंच चुके थे, जिन्हें राइट लेफ्ट बोलकर मास्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अपनी जादुई शक्ति के जरिए मास्टर उन चूहों से बात कर रहा था। वो चूहे उसकी बात सुनकर वैसा ही कर रहे थे जैसा उन्हें करने को बोल रहा था मास्टर। माया के शरीर की गंध सूंघते हुए वो चूहे एक जंगल की तरफ चले जा रहे थे। चलते चलते वो चूहे अचानक से एक जगह पर रुक गए और उस जगह को सूंघते हुए चूहे अपने मुंह और पैरों से वहां की मिट्टी को खोदने लगे। घर में बैठा हुआ मास्टर आंख बंद करके ये सारा नजारा देख रहा था। चींची आवाज करते हुए सारे चूहे मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। कुछ ही देर में उन चूहों ने वहां पर गड्ढा कर दिया तो वहां से माया नहीं बल्कि 2 जादुई आंखें निकली। ये आंखें माया ने ही मास्टर को गुमराह करने के लिए वहां पर गड़ाई थी, क्योंकि उसे पता था मास्टर ऐसा कुछ जरूर करेगा। चूहे गोल गोल उन आंखों के चारों तरफ घूमने लगे। तभी वहां एक फट की आवाज हुई और वो आंखें फट गई। उन आंखों के फटते ही एक जोरदार धमाका हुआ और भयानक आग निकली। जितने भी चूहे मास्टर ने वहां पर भेजे थे वो सभी उस आग की चपेट में आ गए। चींची करते हुए सारे चूहे वहीं पर जलकर मर गए। उन्हें देखकर मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए मास्टर बोला, मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो तुम माया। अपने गुरु की दी हुई शिक्षा का अच्छा इस्तेमाल कर रही हो। अपने गुरु को किस तरह से धोखा देना, कैसे उसे गुमराह करना है, वो सब तुम्हें अच्छी तरह से आने लगा है। अपनी ऐसी शातिर स्टूडेंट से मिलने के लिए अब गुरु को तुम्हारे पास आना ही होगा। मास्टर उठकर खड़ा हुआ और घर के एक खाली कमरे की तरफ देखकर बोला, बस कुछ दिनों के लिए मुझे जाना होगा। उसके बाद एक नई दुनिया की शुरुआत इसी घर से होगी। इतना बोलकर मास्टर एक मंत्र बड़बड़ाते हुए हवा में गायब हो गया। दिन की आखिरी किरण भी ढल चुकी थी। धीरे धीरे रात हो चुकी थी और इसी के साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान में राहुल और आयशा लेखा को ढूंढ रहे थे। उन्हें पता था पूरे शहर में आर्मी उन्हें ढूंढ रही है, इसलिए उनसे छुपते हुए अपना फेस कवर करके इधर उधर हर जगह वो लोग लेखा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब कहीं उन्हें कोई खाली एरिया मिलता जहां आर्मी नहीं होती थी, तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थोड़ी लंबी छलांग लगाकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते।
और आर्मी के सैनिकों की नजर भी उन पर नहीं पड़ती। लेखा को ढूंढते ढूंढते काफी वक्त बीत चुका था। आयशा ने राहुल से कहा, राहुल, वो हमें कहीं भी नहीं मिल रही है और धीरे धीरे हमारे जहाज का वक्त भी हो रहा है, हमें यहां से निकलना चाहिए। राहुल ने आयशा की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कहना चाहते हो? हम उसे यहां ऐसे छोड़कर निकल जाए? हमें तो पता भी नहीं वो जाने कहां और किस मुसीबत में होगी। आयशा ने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था, हम उसे ढूंढ तो रहे हैं लेकिन वो मिल भी तो नहीं रही। हम लोगों का भी यहां से निकलना जरूरी है। तुम देख नहीं रहे शहर में आर्मी चारों तरफ तैनात होकर हमें ढूंढ रही है। राहुल ने कहा, चाहे जो भी हो जाए, लेखा को लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आयशा ने कहा, राहुल, आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया है उस लड़के ने तुम पर? तुमने मुझे ढूंढने की तो इतनी कोशिश कभी नहीं की, तो फिर आज उस लड़की के लिए इतनी फिक्र क्यों? वो हमारे प्यार के बीच कहां से आ गई? मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल लाइफ बिताना चाहती हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हो। राहुल ने कहा, आयशा, ये तुम बोल क्या रही हो? उस लड़की ने उन पत्थरों को नष्ट करना ही अपना लाइफ का गोल बना लिया। उसे पूरी दुनिया की फिक्र है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती? तुम्हें तो उसके बारे में सब कुछ पता है, फिर भी तुम ये सब बोल रही हो। वो अकेली है, हमारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बस एक मां है तो उसका भी कुछ पता नहीं। हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेखा के लिए इतनी सब बातें बोलने के बावजूद राहुल आयशा से एक बात नहीं बोल पाया कि उसका दिल अब लेखा के लिए धड़कने लगा है। इसलिए ह्यूमैनिटी की आड़ लेते हुए राहुल ने लेखा की साइड ली। राहुल कई दिनों से लेखा से उसके दिल की बात बोलना चाहता था, लेकिन आयशा के बारे में सोचकर वो उससे ये नहीं बोल पा रहा था। आयशा ने गहरी सांस लेकर राहुल से कहा, ठीक है, रुको, अभी उसका पता लगाते हैं। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरुणाचल की पहाड़ियों में एक गुफा के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी बोल रहा था, ये 4 घर मेरे हाथी की चाल, संभालो अब अपने राजा को। वो लोग अपने दिमाग के जरिए चेस खेलते थे। उन्हें ना ही खाने की जरूरत थी, ना ही पानी की। वो लोग कोई भी काम नहीं करते थे, बस दिन भर बैठकर बातें करते या फिर वहां की वादियों में घूमने निकल जाते। रात में चेस खेलकर वो लोग अपना टाइम पास करते रहते थे। उस जगह पर सिर्फ जानवर ही उनके दोस्त थे और उन्हें दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। तभी चेस खेलते हुए एक आदमी अपनी चाल चलते चलते रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ आयशा, बोलो, क्या हुआ? ये माइंड चेस खेलने वाले आयशा के वही साथी थे जिन्हें आयशा अपने साथ उस लैब से बाहर निकाल कर लाई थी। आयशा ने अपने दिमाग से मशीन मैन से कांटेक्ट किया था। आयशा ने मन ही मन उस आदमी से कहा, मेरे पति के साथ एक लड़की थी लेखा, शायद तुमने उसे उस वक्त भी देखा होगा जब मेरे लिए राहुल को ढूंढा था। मशीन मैन ने कहा, रुक जाओ। कुछ देर चुप रहने के बाद मशीन मैन ने आयशा से कहा, तुम लोग जहां जा रहे हो अब तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए। वो लड़की अब तुम लोगों को नहीं मिल सकती। आयशा ने जाकर राहुल का हाथ पकड़ा, उसे भी उस आदमी की आवाज सुनाई जिसे आयशा ने कांटेक्ट किया था। आयशा ने कहा, क्यों नहीं मिल सकती वो हमें? मशीन मैन ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारे दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया था और उन्होंने ही उसे मार डाला। ये सुनते ही राहुल को एक झटका लगा। उसका दिल जैसे कई टुकड़ों में बट गया था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आयशा ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। उसने मशीन मैन से अपना कांटेक्ट तोड़ दिया और वो भी राहुल के पास बैठ गई। आयशा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूं तुम्हें लेखा की फिक्र थी, लेकिन
अभी तुमने खुद सुना मेरे उस साथी ने क्या कहा, इसलिए अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आयशा ने अपने हाथों से राहुल के आंसू पोंछे और कहा, चलो अब निकलते हैं यहां से। राहुल और आयशा जहाज की तरफ निकल गए। चेस खेलते हुए मशीन मैन ने अपने साथियों से कहा, मैंने उन लोगों से झूठ कहा। स्नेक मैन ने उससे पूछा, लेकिन क्यों? मशीन मैन ने कहा, वो लड़की एकदम ठीक है और सही सलामत है, लेकिन अगर वो लड़की राहुल की जिंदगी में वापस आ गई तो फिर हमारे लीडर आयशा को बहुत सी तकलीफ और दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोलना ही सही समझा। स्नेक मैन ने कहा, ठीक है, तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, चलो अब अपनी चाल चलो। वो लोग फिर से अपना खेल खेलने लगे। आयशा और राहुल कराची पोर्ट पहुंच चुके थे, जहां पर 2 जहाज खड़े हुए थे। आयशा ने फुसफुसाकर राहुल से कहा, ये वही 2 जहाज हैं जिनके बारे में अल्ताफ ने हमें बताया था। इनमें से एक इंडिया जाएगा और एक इजिप्ट। आयशा ने वहीं एक आदमी से पूछा, भाई साहब, इनमें से इंडिया जाने वाला जहाज कौन सा है? आदमी ने कहा, वो जो लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी वहां से निकल गया। आयशा ने राहुल से कहा, चलो अब जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, बस मुझे एक बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यहां से उड़कर जहाज तक जाना है। उसके बाद कुछ ही देर में हम यहां की आर्मी से बहुत दूर होंगे। लेकिन राहुल ने आयशा का हाथ नहीं पकड़ा। आयशा ने उससे पूछा, क्या हुआ राहुल? राहुल ने कहा, नहीं, मैं लेखा को लिए बिना यहां से नहीं जा सकता। राहुल की इस बात से अब आयशा परेशान हो चुकी थी। उसने कहा, आर यू क्रेजी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने उस आदमी से पता किया तो तुमने खुद सुना उसने क्या कहा। लेखा अब जिंदा नहीं है, चलो हम लोग यहां से निकलते हैं। राहुल ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी ने गलत देखा हो। आयशा ने कहा, वो इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमेशा सही बताता है। उसी ने मुझे तुम्हारी लोकेशन भी दी थी। इसलिए अब लेखा के ख्याल से बाहर आओ और जहाज में चलो। थोड़ा दिमाग से सोचो, अपने चारों तरफ देखो, आर्मी का पहरा हमारे साथ चल रहा है, वो लोग कभी भी हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। राहुल ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आयशा ने कहा, देखो राहुल, अब तो मैं और नहीं रुकने वाली हूं। मैं तो जा रही हूं जहाज की तरफ। तुम आ रहे हो मेरे साथ या नहीं? राहुल ने कहा, तुम जाओ, मुझे लेखा मिलेगी तो मैं उसके साथ आ जाऊंगा, भले ही मुझे उसकी डेड बॉडी क्यों ना मिले। लेकिन मुझे अपना ये फर्ज निभाना ही होगा। इतना बोलकर राहुल वापस वहां से शहर की तरफ जाने लगा। आयशा चिल्लाती रही, राहुल, राहुल रुको। लेकिन राहुल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। आयशा निराश होकर जहाज की तरफ मुड़ गई। वो सोच रही थी, मैंने राहुल के लिए इतनी तकलीफें झेली, मौत के मुंह से 2 देशों को पार करके वापस आई, लेकिन उसे तो उस लड़की की फिक्र है। मेरी फीलिंग्स की उसके दिल में कोई जगह ही नहीं। मेरा उसके साथ एक खुशहाल घर बसाने का जो सपना था, उसे जैसे किसी की नजर लग गई। ये सब सोचती हुई आयशा धीरे धीरे जहाज की तरफ चले जा रही थी। राहुल आर्मी वालों से बचते बचाते हुए लेखा लेखा करके दौड़े जा रहा था। वो उसे यहां वहां ढूंढ रहा था, लेकिन लेखा उसे नहीं मिल रही थी। तभी राहुल एक सुनसान गली में पहुंचा। उसने सुना कि जू जू की आवाज करते हुए कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ड्रोन उसके सामने आकर उड़ने लगा। राहुल उसे देखकर समझ गया कि ये एक आर्मी ड्रोन है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राहुल वहां से भागने लगा, लेकिन वो ड्रोन भी उसके साथ साथ उसका पीछा करने लगा था। लेकिन कुछ आगे जाकर राहुल ड्रोन के सामने रुक गया और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। उसके रुकते ही ड्रोन भी रुक गया। क्या राहुल को लेखा मिलेगी या वो ड्रोन जो राहुल का पीछा कर रहा था उससे आर्मी उस तक पहुंच जाएगी? राहुल आगे क्या करेगा